सबसे पहले मेरे हाथ में यहाँ पे एक सिंगल कील होगी, एक सिंगल कील है ये बैलून। कील के ऊपर धीरे धीरे बैलून लाना। अगेन मैं बोल रहा हूँ एकदम से ऐसे मत कर देना, आराम आराम से। पहली बात तो ऐसे फोड़ना है, ऐसे आराम आराम से, ठीक है भाई। सभी को नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और मैंने इस चैनल पे आपको 9th में लास्ट, या आप कह सकते हैं शायद पहला लेक्चर जो करवाया था साउंड का करवाया था। और साउंड को हम लोग 3 लेक्चर में लेके आए थे। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि साउंड को हम 3 लेक्चर में क्यों लेके आए थे। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि साउंड अभी लास्ट 2 सालों से हमारे CBSE के सिलेबस से जा रहा था। तो YouTube पे मैंने कभी वो पढ़ाया भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा यार कि इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर फॉर्म में बनाना चाहिए, तो उसको 3 लेक्चर में लेके आए। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको हम 1 शॉट में लेके आए हैं आपके लिए। अब ये 1 शॉट जो है वो आप कह सकते हैं कि इस ग्रेविटेशन चैप्टर के भी 2 हिस्से हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे अगर लेकर चलूँ तो ग्रेविटेशन में एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ाई, और एक है प्रेशर और डेंसिटी के बारे में पढ़ाई। वो इस चैप्टर का 2nd फेज है। मुझे नहीं पता ये चैप्टर कितनी देर में रिकॉर्ड होगा। अंदाजन अगर मान लो ये चैप्टर अगर 1 शॉट में 2 घंटे 2.5 घंटे में भी रिकॉर्ड होता है, मान लो 2 घंटे में होता है, तो 1 घंटा हमारा पार्ट 1 चलेगा और 1 घंटा पार्ट 2 चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस 1 शॉट के अंदर हम कोई जो भी कोई कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले। ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, ऐसा तो आप ऑब्वियस बात, अगर ये 1 शॉट है तो यहाँ पे हम चीज़ों को जैसे कि अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में ये चैप्टर हम लोग, या पेड बैच की भी बात कर ले तो ये चैप्टर हम लोग कम से कम 7-8 लेक्चर में तो लेके जाते ही हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, ये सब भी होता है। क्वेश्चन जो है वो हम इसके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए अलग से चाहे लेक्चर ले आएंगे, या एग्जाम के दिनों में उसके रिवीजन तो हम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले चैप्टर का 1 शॉट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इस चैप्टर की डिमांड थी, ठीक है ना। चलो आओ, अब ग्रेविटेशन चैप्टर आप कह सकते हैं काफ़ी अलग चैप्टर है। इस चैप्टर का पहला फेज तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। 2nd फेज फिर भी हमने कुछ हद तक अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे ग्रेविटेशन आप सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स होती है ना। कैसी फोर्स होती है इसके बारे में अगर डिस्कशन करें, PPT वगैरह आपको ऐप पे मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा, शायद टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं तो आपके पास आई रही होंगी, वो आपको वहां मिल जाएंगी। बट सबसे पहले अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन एक प्रकार की फोर्स है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है, ऐसा नहीं है। आपके और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सामने कैमरा पड़ा है, इस कैमरे और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस स्टाइलस और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन और प्लूटो के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे मून और मार्स के बीच, दुनिया का हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स जरूर होती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, लेकिन ये किसकी वजह से आती है? ड्यू टू मासेस। ऑब्जेक्ट के मास की वजह से आने वाली फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अगर आप कह दो कि सर ऐसे तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी साउथ पोल पे फोर्स लगाता है, वो मास की वजह से नहीं लगाता, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगाता है। ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। या फिर मैं इस मार्कर को स्टाइलस के पास जबरदस्ती ले जाऊं तो ये मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन कोई फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से लगती है, वजन की वजह से लगती है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट पे लग रही है। दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, इवन क्या मैं यहाँ पे खड़ा मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या मैं दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ? यस। क्या मैं माउंट एवरेस्ट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ? यस। और ये तो अर्थ की चीजें हैं। क्या मैं धरती पे रह के मार्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ? हाँ, भले वो इतनी कम है, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर ऐसा है कि मैं इस कैमरे पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ, या ये कैमरा मुझ पे लगा रहा है न्यूटन जी के 3rd लॉ के हिसाब से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम दोनों की फोर्स बहुत कम है
और हम दोनों की फोर्स इतनी कम है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रही। अर्थ, क्योंकि मैंने बोला ये मास की वजह से है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी यहाँ पे आएगा, लेकिन हम आपके और मेरे और अर्थ के मुकाबले अर्थ का मास सबसे ज्यादा है, तो मुझे भी अर्थ ने खींचा हुआ है और इस आपको भी या इस कैमरे को भी अर्थ ने खींचा हुआ है, तो हम अर्थ पे टिके रहेंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन सोचो बेटा एक दुनिया हो, सोचो ऐसी एक, मैं स्पेस में आप और मैं तन्हा है, ऐसे रोमांटिक मत हो जाना, लेकिन स्पेस में आप और मैं तन्हा है, आप और मेरे अलावा कोई भी नहीं है स्पेस में, आप और मैं सिर्फ तन्हा है इस दुनिया में। अब आप मुझे बताओ वहां पे क्या होगा? तो जैसे हम दोनों एक दूसरे, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, बिकॉज हम दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे चार्ज के बीच की तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कब कह देते हैं? जैसा कि मैंने बोला कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो जाता है तो उसे ग्रेविटी कह देते हैं, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड फॉलिंग एप्पल, एक एप्पल गिर रहा है ना, आप सबको ये कहानी तो पता ही है, तो क्या ये ग्रेविटी होगी? हाँ, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ आ गया, समझ रहे हो आप। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, तो क्या ये ग्रेविटी हो गया? हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन साथ साथ ग्रेविटी भी है, बिकॉज दो ऑब्जेक्ट में से यहां पे एक ऑब्जेक्ट अर्थ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल के तौर पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मार्स एंड सन, तो आप कह सकते हो ये ग्रेविटी नहीं है, इसको आप ग्रेविटी नहीं कह सकते, आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, बट आप इसे ग्रेविटी नहीं नाम दे सकते। ग्रेविटी नाम तो तब दिया जाएगा जब दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो। चलो अब जल्दी से अपने मन में बता दो कमेंट सेक्शन पे। नहीं, मैंने स्टाइलस को छोड़ रहा हूं तो ये स्टाइलस नीचे जाएगा, क्या ये ग्रेविटी है? यस, क्योंकि ये अर्थ पे लगा रहा है फोर्स। लेकिन मैं मून पे जाके स्टाइलस को छोड़ूंगा, स्टाइलस नीचे जाएगा, जाएगा जाएगा, धीरे जाएगा, पढ़ेंगे, जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टाइलस को चांद पे जाके छोड़ दूं तो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आए, तो वो ग्रेविटी नहीं होगा। ग्रेविटी वर्ड सिर्फ तब दिया जाता है जब कोई दो में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो। बात समझ में आई? अगर दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो ही ग्रेविटी वर्ड यूज करना है, वरना आप ग्रेविटी वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालते कैसे? एक बहुत महान साइंटिस्ट जिन्होंने, मैं तो ये कहूंगा, फिजिक्स में इतना योगदान दिया तो जो कि शायद ही किसी ने दिया, और उनका नाम आप सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन जी। और उन्होंने आप सबको पता है कि वो कहानी कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब उनके ऊपर गिरा, उनको एक दिमाग में एक क्वेश्चन उठा उनके कि यार ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उस दिन को एक इंस्पिरेशन मिली। ऐसा नहीं है कि उसी दिन उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर कर दी, नहीं, उस दिन उनको एक इंस्पिरेशन मिली और उसके ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, और तब जाके उन्होंने कहा कि दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से d है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेट्स से d है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं, इस लॉ के द्वारा, अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो इस लॉ के द्वारा कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स जब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के प्रोडक्ट के।
वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब जितना ज्यादा इनका मास बढ़ेगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट विद सम ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये पहली स्टेटमेंट है, जितना मास बढ़ेगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। इसको आप स्टेटमेंट 1 कह सकते हो। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पहले क्या है ये समझने से पहले इनवर्सली का मतलब तो समझ लेना कि अगर मैं डिस्टेंस उनके बीच का बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम होती चली जाएगी। अगर मैं दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊंगा तो फोर्स कम होती चली जाएगी। और वो भी कैसे कम होगी? स्क्वायर पे कम होगी। वो भी कैसे कम होगी? स्क्वायर पे। स्क्वायर पे कम होगी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा फोर्स स्क्वायर पे कम होगी। मतलब मान लो मैंने डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, मान लो मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी बिकॉज स्क्वायर है। मान लो मैंने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। मान लो मैंने डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 100 गुना कम हो जाएगी। और ऐसे ही मान लो मैंने डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 25 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के देखो इतनी तो कॉमन सेंस हमें पता ही है कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम होगी। अब ये स्टाइलस नीचे गिर रहा है, अर्थ इसे खींच रही है, सन नहीं खींच रहा, ऑल्दो सन का मास ज्यादा है बट सन दूर भी तो है ना। तो ये फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, ये डिस्टेंस पे भी करती है। अब इस अगर धरती पे रह के बात करें तो सबसे बड़ा मास धरती का है और हमारी धरती बहुत पास भी है, तो इसलिए हर चीज धरती की तरफ, अर्थ की तरफ गिरती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी सब के मुकाबले सबसे ज्यादा यहां पे लगती है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको पता है क्या होगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर आ जाएगा m1 m2 और नीचे आ जाएगा d²। अब हमारी जो मैथ्स है वो कहती है कि जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है और इस केस में हमने जो कांस्टेंट लगाया वो लगा दिया g, m1 m2 अपॉन में d²। एंड ऑब्वियस सी बात है ये g एक कांस्टेंट है और इस g को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी मैं सब लिख दूंगा यहाँ पे जो g है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है। अब इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में आ रहा है। इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है, आओ जरा इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड दोबारा से रिवाइज कर लें कि न्यूटन जी के जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसमें यूनिवर्सल लॉ क्यों लगाया गया? क्योंकि यह ब्रह्मांड में किसी भी 2 बॉडीज पे आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं अर्थ पे रह के, ब्रह्मांड में किसी भी 2 बॉडी पे आप ये लॉ लगा सकते हो। और इस लॉ के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जितना मास बढ़ेगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं कि हमने इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है और हमने इस कांस्टेंट को, जिस कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो फोर्स तो F तो फोर्स हो गया, m1 एक का मास, m2 दूसरे का मास, d उसके बीच का डिस्टेंस, तो बचता है कैपिटल G। अब कैपिटल G जो है वो एक कांस्टेंट है ना। अब इस कांस्टेंट के बारे में अगर बात कर ले, पहली बात तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दस इट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब अगर बात करें जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G की वैल्यू को ढूंढा किसने? हेनरी जी ने ढूंढा। किसने ढूंढा? हेनरी कैवेंडिश जी ने, और ये एक ब्रिटिश के फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे। इनके हिसाब से कैपिटल G की जो वैल्यू है वो 6.673 सॉरी, आप इसको 6.67 भी ले सकते हो ओनली, है ना। आप इसको
6.67 भी ले सकते हो, इंटू में 10 की पावर -11। इसकी यूनिट कैसे आई अभी बात करते हैं। यूनिट को अभी 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए छोड़ दो, लेकिन जो कैपिटल जी है उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। ये वैल्यू इन्होंने ढूंढी, आपको बड़े होके जानना भी है कैसे ढूंढी। बट कमाल की बात सुनो, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है। इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, इसलिए इसके नाम में लिखा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, तो नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी। ये कई क्वेश्चन लिखा हुआ भी आएगा, नहीं लिखा आएगा तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं। कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट as having same value throughout the universe। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल। जैसे कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। आपकी लाइफ में शायद ऐसे अभी कोई कांस्टेंट्स नहीं आए हैं, आगे जाके आएंगे ऐसे कुछ कांस्टेंट जिनकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम बदल जाती है। इनकी जो इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की, वो विद द चेंज इन, मान लो प्लैनेट आप चेंज कर दो, मार्स पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, किसी और गैलेक्सी में चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहती है। और कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहने की वजह से इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 कैसे आई। बहुत सिंपल है इसकी यूनिट को जानना। आओ जी देखें इसकी यूनिट ये कैसे आई, वैल्यू कैसे आई वो तो आप बड़े होकर जानोगे, यूनिट कैसे आई। तो यहां पे अगर हम यूनिट ऑफ कैपिटल जी की बात करें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, G m1 m2 अपॉन में d²। तो यहां से अगर मैं G का फॉर्मूला निकाल लूं, कैपिटल G का अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकाल लेता हूं तो वो आ जाएगा F इंटू में d² अपॉन में m1 इंटू में m2। तो यहां से कैपिटल G का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा F इंटू में d² अपॉन में m1 इंटू में m2। अब अगर मैं यहां से यूनिट ऑफ कैपिटल जी निकालता हूं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर है, मानते हो। और नीचे क्या है, m1 m2। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दूं अगर ऐसे समझना आए तो, डिवाइड में बात एक ही है, डिवाइड बाय m1 इंटू में m2 था। हाँ, तो यहां से फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास m1 इंटू में m2 यानी कि मास और मास है, तो मास की क्या होगी kg और इस वाले मास की भी क्या होगी kg। तो kg और kg स्क्वायर जो कि ऊपर जाके हो जाएगा kg की पावर -2। तो अल्टीमेटली हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, और यही यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर कैपिटल जी की ओवरऑल वैल्यू बोली जाए तो ये हो गई 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे जो कि हम करेंगे, जिसमें बोला जाएगा आपको m1 दे देंगे, m2 दे देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दे देंगे, कैपिटल जी की वैल्यू पता ही है, फोर्स निकालनी होगी, करेंगे वो हम क्वेश्चन, ठीक है ना। बट अभी हम पहले कंसेप्ट सारे समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब सवाल आता है कि हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स की या यूनिवर्सल लॉ, एक ही बात है, इसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो लॉ है वो ब्रह्मांड में हर जगह एप्लीकेबल है, तो ये इसकी एक अच्छी बात है। मतलब आप एक लॉ पढ़ोगे और आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दुनिया में कहीं पे भी जाके, चांद पे भी जाके, मार्स पे भी जाके, किसी और गैलेक्सी में मान लो कल को हम पहुंच जाते हैं, वहां पे भी जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। सेकेंड, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि चीजें धरती पे मेंटेन्ड कैसे रहती हैं। अगर मान लो मैं रस्सा कूद रहा हूँ तो मैं रस्सा कूद के छलांग मारूंगा, अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा ना, मैं तो हवा में उड़ता रहूंगा। सोचो एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे जा रही है, स्पीड ब्रेकर पे गई और हर एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर जाके उछलती है फिर नीचे आती है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी तो सारी गाड़ियां आपकी उड़ती चली जाएंगी, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाओगे। आप जब सीढ़ी उतरते हो तो अपने आपको वजन को छोड़ते नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे ले आती है। सोचो सीढ़ियां ही नहीं है तो, सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल तरीके से सीढ़ियां नहीं उतर पाओगे। आपको एक डंडे को ऐसे पकड़ पकड़ के खींच खींच के नीचे आना पड़ेगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो।
तो सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन उतरना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाएगा। तो चीज़ें धरती पे मेंटेन रहती हैं अगर हम ऐसे बोलें कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो प्लस ये भी आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा सारा का सारा मेंटेन्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। इसके बाद हमारे धरती पे टाइड्स का आना भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि मून और सन हमारी अर्थ को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से पानी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और टाइड्स आती हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऐड कर दें कि इट explains how things are maintained on earth and also existence of एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसको भी किसने पकड़ के रखा हुआ है? हमारी अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्स ने। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती या कम होती, जैसे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मुकाबले 1/6 होती है। कई बच्चों को लगता है चांद पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, ऐसा गलत है। चांद पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों नहीं है भाई? चांद के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी, लेकिन उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना कम है। मतलब अगर मान लो अर्थ किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स 600 न्यूटन की लगा रही है तो वहां पे सिर्फ 100 न्यूटन की लगेगी। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन्ड नहीं रह पाता। एटमॉस्फेयर जो है वो मून जो है एटमॉस्फेयर को पकड़ नहीं पाता, बिकॉज एटमॉस्फेयर को पकड़ने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काफी हाई चाहिए होती है, जो कि अर्थ के पास है। ठीक है जी, ये डन बेसिक बात है। अब अगर बात करें हम लोग फ्री फॉल की, अब फ्री फॉल एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट, देखो मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूं, अब ये ड्रॉप हुआ, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? तो आंसर है 2। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की, लेकिन एक है एयर रेजिस्टेंस, यानी हवा भी लग रहा है। अब अगर आप हवा को इग्नोर कर दो, आप यहां पे इमेजिन करो कि हवा नहीं है, तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को गिरूंगा तो ये फ्री फॉल होगा। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ये वर्ड बहुत कीमती है यहाँ पे, यानी सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए और वो फोर्स होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स लग रही है, चाहे वो एयर ड्रैग क्यों ना हो, वो फ्री फॉल नहीं कहलाया जाएगा। फ्री फॉल मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, बस उसे हम लोग फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप अपने घर की छत के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हो तो एक्चुअली में वो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एयर का ड्रैग भी लग रहा है। तो ये पहली बात तो फ्री फॉल को समझना है। कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा हो। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में मतलब वैक्यूम है, अगर हवा नहीं है। अब पता नहीं यार क्यों बच्चे ना कहीं गलत चीजें बचपन से याद करके आ रहे हैं। कई बच्चों को लगता है कि वैक्यूम का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स ही हटा दी। नहीं यार, इस कमरे में से अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, ऑब्वियस बात है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑक्सीजन मास्क एक सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगी ना। हवा से ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या लेना देना भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं रहेगी मेरी जान। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यही है, बस हवा हटा दिए। अब अगर मैं फ्री फॉल कराऊंगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो इसे एक्चुअली फ्री फॉल कह देंगे, ठीक है ना। अब फ्री फॉल में एक ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो यार कॉमन सेंस की बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट गिरेगा फ्री फॉल में तो उस पर फोर्स लग रही है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन भी होगा। जब जब फोर्स लगती है तब तब एक्सेलरेशन होता है। तो जब फ्री फॉल हो रहा होता है उस दौरान जो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी बोलते हैं। और ये आप ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तो उस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाएगा। ठीक है। अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाह रहा हूं और वो है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू
gravity is independent to the mass of object। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है, फ्री फॉल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मास क्या है, उसका एक्सेलरेशन सेम होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल आपकी स्कूल की टीचर ने या कहीं पे भी आपने चैप्टर पढ़ा सभी ने पूछा होगा, बिकॉज बहुत बेसिक सवाल है और अब तो आपको इसका आंसर भी पता ही होगा। नहीं पता तो सुनो। मान लो मैं एक कमरे में जहां पे फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मतलब वैक्यूम है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे एक बॉलिंग बॉल या हथौड़े को फेंकूं और एक मोर के पंख को या किसी के भी फेदर को फेंकूं, तो कौन पहले गिरेगा? तो जनरली लोग जब उनको नहीं पता होता, जब उनसे सवाल पहली बार पूछा जाता है तो वो हैमर बोलते हैं या बॉलिंग बॉल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? फेदर जो है और बॉलिंग बॉल जो है वो एक साथ गिरेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, हवा नहीं होती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो नीचे गिरना है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर मैं हथौड़े को और पंख को गिरूंगा तो हथौड़ा तो जल्दी गिरे। वो तो आप हवा में गिर रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो चला नहीं सकता क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा। आप क्या करना, अभी इसी लेक्चर के दौरान कर लो चाहे, या आप लेक्चर के बाद कर लेना, आप यूट्यूब पे सर्च करना फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट फेदर एंड बॉलिंग बॉल। सबसे ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, एक अंकल होंगे अंग्रेज से, उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर में खड़े होंगे, बहुत बड़े, यूएसए गए, एक वैक्यूम चैम्बर में खड़े हुए हैं, वहां पे जाके उन्होंने सबसे पहले एक बॉलिंग बॉल और एक फेदर को ऊपर से फेंका नॉर्मल कंडीशन में। तो ऑब्वियस बात है बॉलिंग बॉल पहले गिर गई, फेदर बाद में गिरा, जो कि ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उस कमरे से बाहर चले गए, उन्होंने बटन दबाया, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद दोनों को फेंका, वीडियो देखना, दोनों एक साथ गिरे, क्योंकि जब वैक्यूम हो गया तो वो फ्री फॉल की कंडीशन आ गई। और फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट का गिरना, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता। अभी हम ये मैथमेटिकली भी शो करेंगे। अगेन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे गैलीलियो जी, जिन्होंने अपने टाइम पे कहा था कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने दो, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं जो रोम का टावर ऑफ पीसा है वहां पे कहीं पे ऐसा कुछ करूंगा कि वहां पे मैं वैक्यूम क्रिएट करूंगा और एक हथौड़े को और एक पंख को एक साथ फेंकूंगा और दोनों साथ गिरेंगे। तब लोगों ने उनकी बात को सीरियसली लिया नहीं, बिकॉज ये बहुत पुरानी बात थी। लेकिन बाद में जब न्यूटन जी का ये फॉर्मूला आया तो ये साबित भी हो गया कि गैलीलियो जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन उस बात को प्रूफ करने उनका एक बहुत बड़ा फैन था, जो कि एक एस्ट्रोनॉट बना, बड़े होके मैं नाम भूल गया हूँ, और वो स्पेस में गया चांद पे। अब चांद पे तो वैक्यूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन वैक्यूम है, तो वो चांद पे एक हथौड़ा और एक पंख ले गया। ये वीडियो यूट्यूब पे अगेन है, आप लिख सकते हो फ्री फॉल ऑन मून फेदर हैमर एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बहुत रफ वीडियो होगी, ऑब्वियसली बात है बहुत पुरानी है इसलिए। वो चांद पे गया, उसने एक हाथ में हथौड़ा पकड़ा और एक हाथ में पंख, और दोनों को ड्रॉप कर दिया, दोनों एक साथ। अब मैं क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करता हूं? मैं क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को एक लोहे की रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड से करता हूं, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, तो हवा का इफेक्ट सेम हो जाता है। ऑल्दो लोहे का रॉड बहुत ज्यादा भारी है और प्लास्टिक का बहुत हल्का है, और दोनों को ड्रॉप करते हैं, दोनों एक साथ गिरते हैं। ये मैंने साइंस एंड फन पे वीडियो डाल भी रखी है। बट हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, ये कैसे शो करें, अभी तो हम बस बोल रहे हैं, बट मैथ्स लगा के कैसे शो करें कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आओ देखें, मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ का जो मास है वो me है, और अर्थ के मास से, अर्थ के सेंटर से एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है और वो गिर रहा है, और अभी फिलहाल ये टोटल h हाइट से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? G फॉर्मूला होता है m1 इंटू में m2 अपॉन में वैसे तो d²। अब फोर्स जो है G, m1 है मास ऑफ अर्थ, m2 मान लो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी को भी मान लो, मल्टीप्लाई होना है, अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिलहाल कितना है? h है, तो यहाँ पे h का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, क्या मैं फोर्स की जगह मास इंटू में एक्सेलरेशन भी रख सकता हूँ? ये हमने लॉज ऑफ मोशन में सीखा है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये मास किसका होता है? तो आंसर है ऑब्जेक्ट का मास होता है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं कि फोर्स जो है वो मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, और मास किसका होता है? ऑब्जेक्ट का, इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में h²। अब यहां से मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया? जी
मास ऑफ अर्थ अपॉन में h स्क्वायर जी। अब देखो a इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में h स्क्वायर। अब ये a क्या एक्सेलरेशन है, और फ्री फॉल के दौरान जो भी एक्सेलरेशन होता है, फ्री फॉल के दौरान जो भी एक्सेलरेशन होता है उसको हम g बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली स्मॉल g का जो फॉर्मूला है वो आ गया कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट का स्क्वायर। और अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखें तो क्या क्या आ रहा है, कैपिटल G आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ आ रहा है जिसका पंख के मास और हथौड़े के मास से क्या लेना देना, वो तो अर्थ का मास है, वो तो कांस्टेंट है, और हाइट यहाँ पे h है। यानी अगर आप दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फॉर्मूले में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास तो आया ही नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट का मास क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो छोटा g है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के मास से ये चीज इंडिपेंडेंट रहती है। डन है, पक्की बात है, बढ़े आगे। चलिए अब हम बात करेंगे, अच्छा ये तो लिखा हुआ है कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे आ गए हैं, मान लो मैं अर्थ के सरफेस पे आ गया हूं, अभी तो मैं क्या कर रहा था, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर था, ये मास ऑफ अर्थ था। अब मैं मान लो अर्थ के सरफेस पे ही आ गया, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे ही पड़ा हुआ है या सरफेस के बहुत पास है, उस केस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। ये सवाल वैसे मुझे आपसे पूछना था यार, कमेंट सेक्शन पे मैंने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, शायद आधा घंटा तो हो गया पढ़ाते हुए, आधा घंटा हो गया मैंने कोई सवाल ही नहीं पूछा। नहीं, ये तो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पहले एक सर्टेन हाइट से गिर रहा था तो टोटल हाइट कुछ थी, अब हम कह रहे हैं कि वो मान लो गिर ही गया, लगभग अर्थ के सरफेस पे ही पड़ा हुआ है, तो उस केस में उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो अर्थ के रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो हाइट है, जो पहले हमारे पास हाइट थी, अब वो रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर हो जाएगी। तो जो हमारे पास कैपिटल स्मॉल जी का फॉर्मूला था विच इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट का जो स्क्वायर था, अब हम हाइट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जब हम अर्थ के सरफेस पे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ऊंचाई पे हो तो ये वाला, वैसे बात तो एक ही है। डन है। अब हमें यहाँ पे ये सीखना है, शायद आपको याद हो हमने मोशन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जहां पे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जो जी है उसकी वैल्यू 9.8 लेनी होती है ना। और शायद आपको पता भी हो कि अर्थ के सरफेस पे जब हम रहते हैं तो छोटे जी की वैल्यू, कैपिटल जी अलग है भाई, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ही रहेगी, वो कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन अगर मैं अर्थ के सरफेस पे रह के स्मॉल जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, स्मॉल जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे रह के स्मॉल जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितनी होगी, हम वैल्यू तो शायद जानते हैं 9.8, बट वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ छोटा जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो आओ, तो छोटे जी का फॉर्मूला हमारे पास कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब कैपिटल जी क्या है, 6.67 इंटू में 10 के पावर -11, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू में 10 के पावर 24। बेटा मास ऑफ अर्थ ये आपको याद करना है, ठीक है ना। वैसे तो आजकल हमारे पेपर इतने इजी से हो गए हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो गिवन भी आती है एग्जाम में, बट मैं हमेशा से बोलता आया हूँ ऑन अ सेफर साइड मास ऑफ अर्थ और अर्थ का रेडियस बच्चों को मैं बोलता हूँ याद करने के लिए। मैं आपको ये बोलूंगा आप भी मेरे बच्चों याद करके रखो वैल्यूज, ठीक है ना। क्योंकि देखो दो प्रकार के स्कूल हो सकते हैं, एक जो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अर्थ के मास को और अर्थ के रेडियस को याद रखोगे, और एक ऐसा भी स्कूल एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप को याद है और नहीं है वो गिवन। तो वो डिपेंड करता है, गिवन आ भी सकता है नहीं भी, दोनों सिचुएशंस हैं। अगर आप 10th के बोर्ड के बच्चे होते या 12th के, तो मैं सटीक तरीके से बोल देता कि आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे बोर्ड के कुछ नियम है, रेगुलेशंस हैं, वो लागू होते हैं। लेकिन 9th और 11th में क्या होता है, स्कूल अपना पेपर बना रहा है, अपने लेवल पे बना रहा है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। और यार अब जब हम बड़े होंगे तब तो हमें याद करना ही है, तो प्लीज इसको आप याद रखें। तो अर्थ का मास 6 इंटू में 10 के पावर 24 kg होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अर्थ का जो मास होता है वो 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg होता है, और अर्थ का जो रेडियस होता है वैसे तो वो 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको मैं 6.4
इंटू में 10 की पावर 6 मीटर, ऐसे, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। तो अर्थ के रेडियस की जगह मैंने 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर कर दिया। अब अगर आपको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो तो यहाँ 6.67 इंटू में 6 आ जाएगा और नीचे 6.4 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर -11 और 24 में से 11 10 की पावर 13 हो गया, नीचे 10 की पावर 12 हो गया। अब आप इसको ये तो काटे दोगे 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 0.98 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है हमें पता ही है आंसर, और आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी जब भी हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे रह के जो छोटा जी है उसकी वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी हाइट जो है वो बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं अर्थ से ऊपर जाऊंगा, जो छोटा जी है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यार छोटे जी के फॉर्मूले में हाइट के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा छोटे जी की वैल्यू कम होगी। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, What will be the effect on the value of g when we go up the hill? अगर मैं किसी पहाड़ पे ऊपर चढ़ूंगा तो छोटे g की वैल्यू के साथ क्या होगा, तो आंसर छोटे g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। The value of g will decrease with increase in height। अगर मैं हाइट जो है या डिस्टेंस जो है वो बढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है हाइट के बढ़ने पे g कम हो जाएगा। एंड इसका उल्टा भी है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे आ रहा हूँ, हाइट कम कर रहा हूँ, धीरे धीरे अर्थ के पास आ रहा हूँ, तो g जो है वो बढ़ने लग जाएगा। देन है, ठीक है जी। और अर्थ के सरफेस पे अगर मैं हूं तो जी की वैल्यू 9.8। अब सरफेस का मतलब आप समझ सकते हो, एक बिल्डिंग से भी एक ऑब्जेक्ट को फेंका है तो इट्स ऑल सेम थिंग है, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक, वो क्या है, हमारे पास अगर आपको याद हो तो मोशन चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी। पहली आई थी v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी आई थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड आई थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी इक्वेशन थी। अब फ्री फॉल में, जब फ्री फॉल हो रहा होगा, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा, ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, आप इन्हें अपने रजिस्टर में लिखो, फिर हम चेक करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब ऑब्जेक्ट, अभी तक तो क्या था, रोड पे गाड़ी चल रही है, बोट चल रही है, कोई भी चीज है, रॉकेट लॉन्च, कुछ भी हो, अगर हम ये इक्वेशन लगा सकते थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर फ्री फॉल हो रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर फेंका है, इन दोनों ही केसेस में इस इक्वेशन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, आप एक बार दिमाग लगाओ, लिखो, 30 सेकंड देता हूं, दिमाग लगाओ, लिखो कि इस इक्वेशन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। हाँ, तो आई होप आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर, लिखा नहीं है, चाहे मन में ही कर ले हो तो भी एक बात ही है। बाकी जो एक बड़ा बदलाव आएगा वो ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसका, बस वो जो है वो छोटे g के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए के बजाय अब वो gt हो जाएगा। पहले हमारे पास एक्सेलरेशन होता था, अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, है तो एक्सेलरेशन ही। पहले हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल हुआ करते थे, अब 1 2 3 है, बिकॉज जी की वैल्यू तो सरफेस पे रहेंगे, उसी के ऊपर तो न्यूमेरिकल आएंगे, वो तो 9.8 हो जाएगी। प्लस छोटा सा एक बदलाव और हम लिख सकते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट की बजाय हाइट होगी, बिकॉज हम ऊपर नीचे ही मूव करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम हाइट लिख सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की बजाय जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और अगेन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, वो 2gh हो जाएगा। a की बजाय g आ जाएगा, s की बजाय h आ जाएगा, सिंपल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल्स लगभग सेम रहेंगे, बस अब रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी इस चैप्टर में।
अब ऊपर से चीजें नीचे आएंगी या नीचे से ऊपर जाएंगी, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जाएंगी, फ्री फॉल हो रहा होगा। डन है। चलो अब हम इसके बाद बात करें साइन कन्वेंशन ऑफ जी। बहुत बेसिक बात है, अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है, अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो हम सब जानते हैं कि ऊपर एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब जी भी तो एक्सेलरेशन है, मोशन चैप्टर में पढ़ा है ना यार, जब भी वेलोसिटी कम होती है जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव में आती है ना यार। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ऐसे ही अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऊपर से नीचे कोई चीज गिरेगी तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो जी जो है वो पॉजिटिव आएगा, जी जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो अपवर्ड मोशन में जी नेगेटिव आ जाएगा और डाउनवर्ड मोशन में जी पॉजिटिव होता चला जाएगा। कूल है, डन है, पक्की बात। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेट फ्रॉम मास, और फिर मास और वेट। ये फिर इस चैप्टर के हमारे फर्स्ट हाफ को खत्म कर देगा। कैलकुलेट करेंगे वेट फ्रॉम मास, और फिर मास और वेट में डिफरेंस करेंगे, और फिर हमारे इस चैप्टर का पहला हाफ जो है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मास क्या होता है, अगर हम दोनों की डेफिनेशंस एट लीस्ट यहां पे लिख लें कि मास क्या है और वेट क्या है, और वेट क्या है। तो मास होता है मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना कितना क्या भरा हुआ है, सॉरी कितना क्या भरा हुआ है, मैटर भरा हुआ है, उसको मास कह देते हैं। लेकिन वेट एक्चुअली में एक फोर्स होती है। वेट होता है कि कितनी फोर्स से अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, अगर आप अर्थ पे वेट निकाल रहे हो, है ना। तो फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ अपने सेंटर की तरफ कितनी ताकत से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, इसे क्या कह देते हैं हम लोग, वेट। यानी वेट एक प्रकार से फोर्स है, और मास क्या है, आपके अंदर कितना क्वांटिटी जो है वो मैटर का भरा हुआ है। उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि वेट जो कि एक फोर्स ही है, तो फिर वेट का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक फोर्स है, क्योंकि ये एक फोर्स है। और जब ऑब्जेक्ट अर्थ की बात करते हैं, जब अर्थ की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है जी, ए को हम जी बोल देते हैं। उस हिसाब से जो वेट है, वेट वो हमारे पास mg आ जाएगा। m यहाँ पे मास है और g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसकी SI यूनिट जो है वो न्यूटन होगी। अब आप कहोगे सर मुझसे कोई पूछता है कि वेट क्या है, मैं तो केजी बोलता हूँ। हाँ, तो हम गलत बोलते हैं, ये मैंने हजारों बार अलग अलग जगहों पे वीडियोस में बोला हुआ है कि हम बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं, बट अब वही चलेगा। अब आपसे कोई पूछे आपका वेट क्या है और आप उसे न्यूटन में कन्वर्ट करो तो वो गलत है। एक्चुअली जब आप बोलते हो मेरा वेट 60 kg है तो आप मास बोल रहे होते हो सिर्फ, और आपको फिर उसको g से मल्टीप्लाई करना होता है। लेट अस सपोज जैसे g की 9.8 आई, आपको पता है कभी कभार हम ये वैल्यू 10 भी ले लेते हैं। तो अगर हम अभी 10 के रिस्पेक्ट से बात करें मान लो, और अगर आपका वजन 60 kg है, 60 kg है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 न्यूटन हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर वेट, तो आपको बोलना चाहिए 600 न्यूटन, लेकिन वो हम किताबों में बोलते हैं। एक्चुअल लाइफ में वेट मास ही बन गया है। तो अगर आप डेली लाइफ में 600 न्यूटन बोलोगे तो ज्यादा कोई समझेगा नहीं। साइंस का बच्चा समझ जाएगा, साइंस का स्टूडेंट टीचर समझ जाएंगे, लेकिन वैसे कोई नहीं समझेगा। और अगर ये एक वेक्टर, अगर इसकी डायरेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो गई, है ना भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो गई। अगर हम ऐसे बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो जाएगी। तो बेसिक बात ये है कि इसकी SI यूनिट न्यूटन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। अगर हम मास और वेट में और डिफरेंशिएट करें ढंग से, तो मास क्या है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और वेट क्या है, कितनी फोर्स से अर्थ खींच रही है। इसकी SI यूनिट kg होती है, किलोग्राम,
और इसकी ऐसा यूनिट आप सबको पता है क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन। हाँ, मास की अगर बात करें तो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। जगह चेंज होने पे मास चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जगह चेंज होने पे क्वांटिटी ऑफ मैटर कैसे चेंज हो सकता है। हाँ, विद द समय ये चेंज होता है। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 5 किलो का भी नहीं था और आज मैं 70-80 किलो का हूं, तो ऑब्वियसली बात है वजन समय के साथ तो चेंज हो सकता है, लेकिन प्लेस के साथ नहीं। कि मैं यहां से अगर माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊं या चांद पे चला जाऊं तो मेरा मास कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वेट क्योंकि फोर्स है और वेट mg है, तो g जो है वो मून पे, जैसे मून पे अगर हम पहुंचे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मून पे, तो g की वैल्यू जो मून पे होती है वो g की वैल्यू जो अर्थ पे थी विच इज 9.8 उसके मुकाबले 1/6 होती है। तो मून पे जो भी g की वैल्यू होती है अर्थ के मुकाबले वो 1/6 होती है, जिस कारणवश जो वेट होता है मून पे, आपका जो भी वजन अर्थ पे है मून पे वही वजन आपका 1/6 हो जाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे आपका वजन अगर 60 kg है तो आपका वेट कितना हो गया, 600 न्यूटन ना, 600 न्यूटन। तो मून पे जाके वही आपको 100 न्यूटन महसूस होगा, मास उतना ही रहेगा, वेट कम होगा, महसूस कम होगा। तो मास विद रिस्पेक्ट टू प्लेस कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप कह सकते हो चेंजेस विद चेंज इन प्लेस और हाइट, प्लेस और आप कह सकते हो हाइट। हाइट चेंज होगा तो जी चेंज होगा, जी चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम कह सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। ये पॉजिटिव होता है और किसी का भी मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है कैन बी जीरो। वैसे तो आप 11th क्लास में जानोगे वेट नेगेटिव भी हो सकता है, बट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये जीरो हो सकता है, कैसे? ऐसी कोई जगह जहां पे जी जीरो हो जाए, जो कि है, बहुत सारी जगहें हैं स्पेस में जहां पे जी जीरो है या इफेक्टिव जी जीरो है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपका जी जीरो हो जाता है तो आपका mg में वेट भी जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग वैसे तो वेटलेसनेस बोलते हैं, वेटलेसनेस। 11th क्लास में हम इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोल देंगे, जहां पे हमें अपना वेट ही महसूस नहीं होता है, जहां पे हम अपना वजन ही महसूस नहीं करते हैं, उसको वेटलेसनेस बोल देते हैं। जहां पे स्मॉल जी जो है वो जीरो हो जाए तो वेट भी जीरो हो जाएगा, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अर्थ के सरफेस पे जितना भी आपके पास जी की वैल्यू होगी, मून पे उसकी 1/6 हो जाएगी और उस हिसाब से आपका वेट भी 1/6 हो जाएगा। डन है। तो ये इस चैप्टर का पहला हाफ है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है, न्यूमेरिकल फॉर्म में चांसेस ज्यादा हैं, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। लेकिन ये इस चैप्टर का एक हाफ है जहां पे हमें बात करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फ्री फॉल क्या है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वेट क्या है, मास क्या है, और एक टॉपिक है प्रेशर का, कि प्रेशर क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डेंसिटी क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। बेसिक बात है वो इस चैप्टर की, जो कि छोटा है, मतलब आई गेस आधा घंटा और, या आधा घंटा तो खैर नहीं, 45 मिनट्स और उसमें लगेंगे। और मतलब इसमें ना न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा आता है, जो कि अभी हमने नहीं किया, हम करेंगे, तो इसलिए ये 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में खत्म हो जाएगा या हो गया। वो वाला पार्ट है ही उतना, उसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। आने के चांसेस दोनों से ही है। अगर हम उससे परसेंटेज पूछो 70% क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 30% वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है जी। तो इतना मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि अब हम अगला चैप्टर का एकदम नया फेज शुरू करने वाले हैं। तो सब कुछ आप चाहे पहले ये नोट कर लो, आपकी चॉइस है, आप ये पहले नोट कर लो, और उसके बाद चाहे आप नोट करते हो, जो भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ लो एटलीस्ट, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि अब एकदम अलग फेज शुरू होने वाला है इसका। डन है। चलिए यार, अब इस चैप्टर के सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं, विच इज प्रेशर एंड ऑल, ठीक है नहीं। आई होप आपने नोट कर लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो अब इस चैप्टर का एक अलग से एक फेज शुरू हो रहा है, जो कि प्रेशर है। लेकिन प्रेशर से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना होगा, विच इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? देखो, अपनी लाइफ में बहुत जगह, बहुत बार, बहुत अलग अलग टाइप की फोर्सेस लगाते हैं। मतलब दरवाज़ा खोलते वक्त, दरवाज़ा बंद करते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, फुटबॉल को किक मारते वक्त। लेकिन ऐसी कोई फोर्स जो परपेंडिकुलर हो सरफेस के,
ऐसी कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे जिस पे आप लगा रहे हो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, उस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कह देते हैं। तो जो भी परपेंडिकुलर फोर्सेज होती है, जैसे कि मान लो ये एक दीवार ही मान लो, ठीक है ना। अब एक फोर्स आपने इस पे लगाई, एक फोर्स ऐसे लगाई और एक फोर्स ऐसे लगाई, तो जो ये वाली फोर्स आपने अप्लाई की है, ये वाली फोर्स हमारे लिए थ्रस्ट कहलाई जाती है। तो ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स पे परपेंडिकुलरली लगती है, ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो ऐसी कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगाई जाती है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट जो है वो कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें प्रेशर क्या है, थ्रस्ट क्या है, कोई भी ऐसी फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर लग रही हो। अब प्रेशर क्या है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करता हूं तो कितनी फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन कौन सी वाली फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, सॉरी कौन सी वाली फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जा रही है पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जा रही है पर यूनिट एरिया, इसे कह दिया जाता है प्रेशर, इसे कह दिया जाता है प्रेशर। तो प्रेशर होता है कितनी परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही है पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वो एरिया जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, इसको हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट भी कहा जाता है? तो आंसर है हाँ, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो प्रेशर हो गया परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, जिसको थ्रस्ट अपॉन एरिया भी कह दिया जाता है। या फिर अब हम आगे जाके सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया भी बोल देंगे, तो इसके कोई टेंशन नहीं है। तो प्रेशर हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, या कह लो फोर्स अपॉन एरिया। बस आपको मन में पता होना चाहिए कि जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर बात करें तो प्रेशर की जो SI यूनिट है, उस हिसाब से अगर बात करें तो प्रेशर की SI यूनिट क्या है, फोर्स की SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होती है और एरिया की SI यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होती है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से अगर बात करें तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट लुइस बेस पास्कल, जिनके बारे में शायद कहीं ना कहीं लिखा हो, नहीं भी लिखा हो तो कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया कि बहुत फेमस साइंटिस्ट है लुइस बेस पास्कल। उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए हमने इसकी यूनिट को पास्कल भी रखा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड स्मॉल a। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा होगा, लेकिन एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम भी होता चला जाएगा। तो प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। अब SI यूनिट ऑफ प्रेशर ने बता दिया, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। सो अगर हम फिर से अगर एक बार रिवाइज कर लें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया तो है ही। चलो अब अगर ऐसे बात कर लें तो फिर से आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज पास्कल, लुइस बेस पास्कल, बहुत ही महान आदमी, इनके ऑनर देने के लिए हमने यूनिट डाल दी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ 1 पास्कल कब आएगा, 1 पास्कल कब होगा? क्या ऐसा कहना ठीक है कि प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है? तो 1 पास्कल का प्रेशर कब पैदा होगा? जब आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करोगे एक मीटर स्क्वायर एरिया पे। 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज काइंड ऑफ दिस मच। अब अगर आप मतलब थोड़ा इससे ऊपर नीचे मानो, अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हो तो प्रेशर जो बिल्डअप होगा वो 1 पास्कल होगा। तो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि व्हेन 1 Newton of force is applied, when 1 Newton of force is applied on, when 1 Newton of force is applied on 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाई जाएगी तो उस केस में देन आप कह सकते हैं देन प्रेशर
ऑन द बॉडी, देन प्रेशर ऑन द बॉडी इज 1 पास्कल। अगर आप 1 मीटर, आप इमेजिन करो आपके सामने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप अगर उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, आप अगर उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, अगर आप उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो वो 1 पास्कल होगा। और 1 पास्कल कुछ भी नहीं है, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स कुछ भी नहीं होता। आप समझो, आपके पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो बहुत हो गया, इस बोर्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा हो गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब आप उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप सिर्फ 1 न्यूटन कुछ भी नहीं होता, 1 न्यूटन की फोर्स इस चीची उंगली से, इस पिंकी फिंगर से भी लगा दोगे तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर बिल्ड होगा वो 1 पास्कल होगा। तो 1 पास्कल इज नथिंग, ये बात समझना, बहुत ही कम प्रेशर है, ठीक है। अब क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे कि अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को समझने के लिए, प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी को समझने के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको एक वीडियो बोलूंगा, आप जाके एक बार देखना, आपको अच्छी लगेगी। आपको प्रेशर, वो मैंने साइंस एंड फन पर डाल रखी है, यहाँ पे क्या ही दिखाऊं वहाँ डाल रखी है, वहाँ जाओ व्यूज बढ़ाओ। लेकिन उससे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम अगर डेली लाइफ में अगर बात करें तो प्रेशर एरिया से कैसे रिलेटेड है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे पहली है प्रेशर अप्लाइड बाय अ ब्रिक, एक ईंट। आप सबको पता है कि एक ईंट को अगर मैं ऐसे रख दूं जमीन पे या फिर ऐसे रख दूं जमीन पे, इस वाले केस में उसका एरिया जो फोर्स लगाएगा वो इतना होगा। अगर मान लो इसको, ये मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड का डब्बा पड़ा हुआ है, इसी से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक ईंट है, वैसे तो ईंट नहीं पर मान लो, अब मैं अगर उस ईंट को ऐसे रखता हूं तो एरिया कम है, फोर्स तो उतनी ही है क्योंकि वजन तो इसका उतना ही है, अभी वजन पड़ा mg, फोर्स तो उतनी लगेगी, लेकिन इसमें एरिया कम है और ऐसे करने पे एरिया ज्यादा है। तो ऐसे करने पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा एज कंपेयर टू ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे एरिया इसका कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ एरिया कम है तो प्रेशर आप कह सकते हो हाई प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पे एरिया आप देख सकते हैं ज्यादा है तो जो प्रेशर लगेगा वो लो लगेगा। समझ गए, जो प्रेशर लगेगा वो लो लगेगा। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, डन है। ऐसे ही कैमल, आप सबको पता है कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एरिया होता है पैर का वो काफी बड़ा होता है, और पैर का एरिया काफी बड़ा होने की वजह से, पैर का एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से बहुत आसानी से ये मिट्टी पे चल पाता है, बिकॉज अगर एरिया कम होता, सोचो आप पेंसिल हील पहन के रेगिस्तान में या बर्फ में चल रहे हो, है ना। मुझे इससे घटना याद आई, मेरी वाइफ रीमा जो कि इस चैनल पे एसएसटी पढ़ाती है, हम लोग एक बार एक शादी में गए थे। वहाँ पे ना वो फार्म हाउस में एक शादी थी, तो वहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी शादी से पहले, या हो ही रही थी बूंदाबांदी टाइप्स, तो वो एरिया पूरा गीला सा हो गया था। अब मेरी वाइफ की हाइट बहुत छोटी है, अब जब वो क्लास ले रही है उसके कमेंट सेक्शन में जाके मत लिख देना यार, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, तो वो पेंसिल हील पहनती है ताकि थोड़ी बहुत तो वो मेरे हाइट के बराबर आ जाए, ऑल दो उसके बाद भी नहीं आती है। तो हम लोग एक मार्बल वाले फ्लोर पे खाना वाना खा रहे, और फिर जैसे आउटर एरिया में गए जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी, घास फूस थी, अब थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो जैसे वो मार्बल वाले फ्लोर से यानी इंटीरियर वाले जगह से आउटडोर वाले एरिया पे गए हम, तो वो एकदम धंस गई अंदर। तो मैंने कहा मेरी बीवी कहाँ गई, मैंने साइड में देखा तो वो नीचे धंसी हुई है। क्यों धंसी हुई है? क्योंकि जो इसकी पेंसिल हील थी उसका एरिया बहुत कम था और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो मिट्टी में धंस गई, तो वो उस एरिया में चल ही नहीं पाई ढंग से। तो वो उसको मैं ही फिर गोलगप्पे ला के दे रहा था वहाँ से। भाई शादी के बाद करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन वो पॉइंट नहीं है बच्चों, पॉइंट ये है, अब आप शादी पे फोकस मत करना, फोकस करना एरिया पे। अगर वहीं पे उसने स्पोर्ट्स शूज पहने होते जो कि जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे ऐसा ना होता। तो कैमल के पैरों का एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। अगेन टैंक्स जो होते हैं, आप सबको पता है टैंक कीचड़ में बहुत आसानी से चले जाते हैं, चल लेते हैं, क्योंकि टैंक्स का अगेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो काफी बड़ा होता है। वो सिर्फ टायर के बलबूते नहीं चलते, टायर पे पूरी एक बेल्ट लगी होती है ना, जैसे हमारे गाड़ियां हैं, उनका सिर्फ टायर कांटेक्ट में होता है, तो एरिया बहुत कम होता है, कीचड़ में वगैरह में फंस जाएंगे। लेकिन टैंक का एरिया बहुत ज्यादा होता है बेस से, तो किसी भी हालात में वो चला जाता है।
सेम ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके टायर बहुत बड़े होते हैं, सुल्तान पिक्चर देखी होगी आपने, वो टायर को उठा देता है, तो टायर का एरिया, पीछे वाले खासकर टायर का एरिया बहुत बड़ा रखा जाता है, और एरिया बहुत बड़ा रखने की वजह से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो मिट्टी वगैरह में धंसते नहीं है यार वो टायर, है ना भाई। और इसके बाद ऐसे ही नेल, कील का एक एंड पॉइंटेड होता है और एक एंड फ्लैट होता है, तो पॉइंटेड एंड को हम दीवार पर रख के हथौड़ा मारते हैं, चाहे वो कील की बात कर लो चाहे सुई की बात कर लो, दोनों आगे से बहुत पॉइंटेड है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप साइंस एंड फन वाले चैनल पे जाओ, जो कि हमारा मेन चैनल है, मतलब जो मेरा चैनल जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट वगैरह मेनली करते हैं, वहाँ पे जाके आप देखो एक वीडियो मिलेगी आपको, आप चाहे सर्च कर लेना प्रेशर वर्सेस एरिया आशु सर, आपको मिल जाएगा, शॉर्ट की फॉर्म में वीडियो डल रखी है, उसमें मैंने ब्लैक रंग के एक स्वेट शर्ट पहन रखी है, और वहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत छोटा सा, जिसमें हमने एक कील ली और एक कील पे बैलून को रखा, तो जैसे ही कील पे बैलून को रखा तो बैलून जो है वो फट गया, लेकिन फिर हमने बहुत सारी कीलें वहां पे उसी लकड़ी के टुकड़े पे लगाई और बैलून को रखा तो वो आसानी से फटा नहीं। इसी का एक सेकंड वर्जन भी वहां पे डला हुआ है, जिसमें मैंने उस कील के प्लेटफॉर्म को अपने हाथ के ऊपर रख के उसके ऊपर बुक्स रखी, किताबें रखी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक कील पे रखता तो मेरे हाथ के पार हो जाती, बिकॉज बहुत सारी कीलें होने, आपने देखा होगा जादूगर लोग भी ऐसा करते हैं, वो कीलों के बेड पे लेट जाते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं ना, तो वो वाला खेल है, कीलों के बेड पे लेट जाते हैं, उनको कुछ होता नहीं, बिकॉज एक कील पे लेटोगे तो एरिया बहुत कम होगा, बहुत सारी पे लेटोगे तो एरिया बहुत डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। सेम एक अभी हाल ही में एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, अंडे की ट्रे, अंडे की जो ट्रे होती है उसके ऊपर बच्चे को खड़ा कर दिया था, एक अंडे पे खड़े हो गए तो अंडा टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे अंडों पे खड़े होने पे अंडे नहीं टूटते, क्योंकि आपका जो वजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो बहुत सारे अंडों पे अलग 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 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स, अब स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स की अगर बात करें तो हमारे स्कूल में जो भी यार देखो, अब हमारे घरों में, हमारे स्कूल में बहुत सारे बैग्स जो हैं वो होते हैं ना, एक सेकंड देना यार मुझे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी यार, मैं ये कह रहा था कि हमारे जो बैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है, इसी के एग्जांपल समझ लें, ये एक बैग है, अब इसका जो ये स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप का एरिया बहुत ज़्यादा है ना, आप देख सकते हैं, ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है भाई, क्योंकि जब मैं इसको अपने कंधे पे पहनूं तो एरिया ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होगा। अब मैं इसी स्ट्रैप की बजाय पापा के पजामे का नाड़ा ले लेता, ऑब्वियस सी बात है, पापा के पजामे का नाड़ा तब लेता जब पापा ने पजामा नहीं पहना हुआ है, कहीं पहने पहने में निकाल लो बेटा तो पापा के पजामे का नाड़ा मैं ले लेता और इसको मैं यहाँ पे पहन लेता, तो फिर मुझे वजन बहुत, एरिया बहुत कम होता, एरिया बहुत कम होता तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर ब्रॉडर, ताकि प्रेशर कम हो जाए एरिया ज़्यादा होने की वजह से। ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशन है, पूरे दिन इसके ऊपर बात कर सकते हैं। चाकू जितना शार्प हो उतना आसानी से काटता है, पूरे दिन इसके ऊपर बात की जा सकती है। ओ माय गॉड, बूढ़ा हो गया यार अब मजाक कर रहा हूँ यार, 30 साल की तो उम्र है, अभी तो 100 साल जीऊंगा मैं। 100 साल तो इंसान कहाँ ही जीते हैं आजकल, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज रह गई है दुनिया में जो 100 साल जी रहे हैं, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है जो 100 साल। आजकल एवरेज ह्यूमन की जो लाइफ है वो 60-70 साल, 70 ईयर्स के आसपास की रह गई है, बस इससे ज़्यादा नहीं रह गई है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन है। अब मैं चाहूँगा आप वीडियो को चाहे एक बारी पॉज कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, इनको एक बारी डिटेल में आप चाहे रीड कर लें, ऐसा कर लें, ठीक है ना। बट आपको एग्जाम में इसके ऊपर एक सवाल ज़रूर मिलेगा, ये बात तय है, ये बात तो पक्की है, कोई नहीं रोक सकता, इसके ऊपर कोई एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई एक सवाल ज़रूर मिलेगा, ये तो तय है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, बट पहले आप इसके ऊपर फोकस कर लीजिए याद से, डन से, ठीक है जी। आई होप आपने एक एक स्टेटमेंट पढ़ लिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स। देखो फ्लूइड्स का प्रेशर लगाया गया और सॉलिड्स के प्रेशर लगाया गया में क्या फर्क होता है। जब सॉलिड्स प्रेशर लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, विच इज डाउनवर्ड। एक कंटेनर है, इमेजिन करो, बहुत अच्छा सवाल पूछने जा रहा हूं मैं। एक कंटेनर है मेरे पास और उस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस भरा हुआ है। एक कंटेनर है मेरे पास और मैंने उस कंटेनर के अंदर, यार एक सेकंड रुकना, बाहर से बड़ा शोर आ रहा है, मैं रोक के आता हूं उनको, एक सेकंड रुको।
हाँ सॉरी बच्चों यार, एक्चुअली काफ़ी शोर आ रहा था बाहर से, मुझे पता नहीं आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कैमरे में काफ़ी शोर आ रहा था और उसी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अभी मैं बार बार वहाँ पे फ़ोन भी बनाने जा रहा था, सॉरी उसके लिए। हाँ मैं कह रहा था, बड़ा ही प्यारा सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं। प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स की अगर बात करें, फ्लूइड्स तो आप सबको पता है, लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉलिड भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं सॉलिड के कंटेनर को खोल दूंगा तो वो कंटेनर से सॉलिड बाहर नहीं आएगा। या उसके साइड में मान लो एक आटे की बोरी है, एक आटे की थैली है, उसमें मैं अगर सुई से छेद कर दूंगा तो आटा ऐसे फ्लो के बाहर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत सुई से छेद करने के दौरान गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन ऐसे बाहर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे मेरे पास एक बैलून है या एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है या हवा भरी हुई है और मैं उसके छेद कर दूं साइड में, तो आपको पता है पानी और हवा बाहर बहना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जो फ्लूइड्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। सॉलिड सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन जो फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। साइड में भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऊपर भी करते हैं, ऊपर थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है उनके ऊपर, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, ये ऑब्वियस है। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दें तो सॉलिड्स से बिल्कुल अलग है ये, इनका प्रेशर हर तरफ जो है वो लगता है, फ्लूइड्स का प्रेशर। तो फ्लूइड क्या है वो तो आप जानते ही हो, बट एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ द वेट। बट फ्लूइड के पास भी वेट होता है तो वो नीचे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, बट वो ऑल अदर डायरेक्शंस में भी प्रेशर अप्लाई फ्लूइड करता है। इसके और इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक आता है विच इज बायोंसी। बायोंसी या बायोन फोर्स क्या है यार? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में, वाटर में डालते हैं, मैं हो सकता है आपको बार बार वाटर बोलूं, लेकिन ये टॉपिक अब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी भी फ्लूइड के लिए है। मान लो मैं एक ईंट को, एक ब्रिक को ऐसे हवा में उठा के रखता हूं। अब उसी ईंट को हवा में उठाते 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 मैं एक स्विमिंग पूल में चला जाता हूं, स्विमिंग पूल में जाता हूं, तो वहां जाके मुझे उसका जो वजन है, जो उसका वेट है, वो कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जाता है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, आप इमेजिन भले ही पानी कर लो, बट ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है, शहद भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है। हवा को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है बस। अब अगर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, इस m मास का एक ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, तो इस पे नीचे की तरफ वेट तो लगी रहा है, आप सब जानते हैं नीचे की तरफ इस पे वेट तो लगी रहा है, वेट। लेकिन आपको शायद ना पता हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जाता है तो वो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको बायोंट फोर्स बोलते हैं। तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, इस फोर्स को कहा जाएगा बायोंट फोर्स। ये ऊपर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ तो वेट लगी रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी जिसको बायोंट फोर्स कहा जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को बायोंसी कह देते हैं। हाँ, कोई फ्लूइड ज्यादा बायोंट फोर्स लगाते हैं, कोई फ्लूइड कम बायोंट फोर्स लगाते हैं, लेकिन दुनिया का हर एक फ्लूइड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाएगा, दुनिया का हर एक फ्लूइड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम लोग बायोंट फोर्स कहेंगे। इस बायोंट फोर्स को अपवर्ड थ्रस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगता है और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थ्रस्ट मतलब याद करेंगे परपेंडिकुलर, तो इसलिए से अपवर्ड थ्रस्ट भी कहते हैं। आप सबने नोटिस तो किया होगा, जब आप पानी में जाते हो तो हल्का महसूस करते हो क्योंकि पानी आप पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। आप एक वजन को बाहर उठाओगे तो वो बहुत भारी लगेगा, पानी के अंदर आप उसको लिफ्ट करोगे तो बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि पानी आपकी मदद करेगा, फ्लूइड आपकी मदद करेगा। फ्लूइड हर एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे बायोंट फोर्स या बायोंसी कहते हैं। अब इस हिसाब से, बायोंसी के हिसाब से अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता या डूबता कब है? आप मुझे बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट को तैरना है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि बायोंट फोर्स जो है वो उसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए? अगर एक ऑब्जेक्ट को तैरना है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि बायोंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए? अगर किसी ऑब्जेक्ट को तैरना है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि बायोंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए? अब अगर बायोंट फोर्स उसके वेट से, अच्छा यार देखो, वैसे तो मुझे याद आया कि अगर मैं आपको अपनी ही वीडियोस दिखाऊंगा तो कॉपीराइट इशू थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना। अगर मैं अपनी ही वीडियो दिखा रहा हूं तो कॉपीराइट तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। चलो अभी फिलहाल बायोंट फोर्स अगर ज्यादा है, और वेट अगर कम है, तो इस केस में ऊपर वाली फोर्स अगर ज्यादा है और नीचे वाली फोर्स अगर कम है, तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा क्योंकि बायोंट फोर्स ज्यादा है। लेकिन ऑब्जेक्ट सिंक कब कर जाएगा?
जब बायोन फोर्स उसके ऊपर कम लग रही हो और उसका वेट जो है वो ज्यादा हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपने, मैं ऐसा करता हूं, अब मुझे नहीं पता आपने वो प्रेशर वाली वीडियो देखी भी है कि नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं यहां से आपको वीडियो दिखाई देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं, हाँ क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं चलेगा भाई ये? अरे क्या बात कर रहे हो, YouTube क्यों नहीं चलेगा? क्या इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अच्छा शायद वो एयरप्लेन मोड पे हो रखा था। चलो चलो चलो, अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं यहाँ पे साइंस एंड फन चला देता हूँ ना, साइंस एंड फन, हाँ 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 ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मतलब वही वाली वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्रेशर के साथ काम किया था, साइंस एंड फन प्रेशर, शायद इससे आ जाना चाहिए, हाँ ये वाला। अब इस वीडियो में मैं आपको मेन काम की चीज़ पे ले जाता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ। तो मेन जो काम की चीज़ है वो क्या है, आवाज़ बढ़ाएं क्या? फिर भी लग सकता है आपको, तो हम क्या करेंगे, या तो ये क्या करेगा। अच्छा प्लीज आपको एक बात ध्यान रखना कि आपके हाथ पे ना कुछ लग जाए। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मेरे हाथ में यहाँ पे एक सिंगल कील होगी, एक सिंगल कील है, ये बैलून करेंगे, इसके ऊपर बैलून रखेंगे, धीरे धीरे पड़ा पड़ा फट जाता है बैलून। तो इस कील के ऊपर धीरे धीरे बैलून लाना, आगे ना बोल रहा हूँ एकदम से ऐसे मत कर देना, आराम आराम से। एक पहली बात तो ऐसे फोड़ना है, ऐसे ऐसे रख के फोड़ना, ठीक है। हाँ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो, आराम आराम से, ठीक है भाई। हमें बड़ा डरपोक। अब हम एक ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना के लाए, जिस मतलब नॉट प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी कीलें लगा दी। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी कीलें लगा दी ताकि ऊपर भी दिख जाए। अब देखो, हाँ ये देखो, अब बहुत ज्यादा प्रेशर, ये देखो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी वो फट नहीं रहा है, समझ रहे हो? ऑब्वियसली बात है यार, वो फटेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लगा दिया हमने पहले के मुकाबले, तब भी वो फट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा प्रेशर। और ये देखो मैंने बुक्स भी रख दी, देखो ये किताबें भी रख दी इसके ऊपर मैंने। तो मतलब जेन्युइननेस पे, तो ऐसा नहीं है कि बैलून फटेगा नहीं, लेकिन काफी ज्यादा ताकि फोर्स लगे भी तो मेरे को लगे, काफी ज्यादा देखो फोर्स लगाने के बाद वो फटेगा। अच्छा देखो ये दबड़ा, लेकिन ये फूटेगा, मैं फाड़ के आया हूं। अरे यार वो तो मैं मजाक करते रहता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझना। कहने का अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एरिया को बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर उस पर कम हो जाता है। ये वीडियो बस दिखाने के लिए थी, बाकी अगर आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो वहां जाके तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो बायोन, अब हम तैरने और डूबने की बात कर रहे थे, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बायोन फोर्स ज्यादा है तो वो तैरेगा, और अगर बायोन फोर्स कम है तो वो डूब जाएगा। लेकिन बायोन फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बायोन फोर्स का लेना देना कौन कौन सी चीजों से है, कौन कौन से फैक्टर्स है। तो बायोन फोर्स ठीक है डेली लाइफ में तो हम बात कर ही नहीं, लेकिन बायोन फोर्स दो मेन टॉपिक्स पे, मेन चीजों पे डिपेंड करती है। एक है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कितनी है। अगर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो बायोन फोर्स ज्यादा लगेगी। जैसे कि मान लो मैं एक लोहे की रॉड को पानी में छोड़ता हूं तो उस पर बायोन फोर्स बहुत कम लगेगी, लेकिन मैं उसी लोहे की रॉड को हथौड़ा मार मार के चपटा कर दूं एकदम, और उसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो सरफेस एरिया के बढ़ने से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से आप समझते हैं कि बायोन फोर्स बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने से बायोन फोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर पहले रॉड इतनी थी तो बायोन फोर्स ऐसे लग रही थी, अब रॉड चपटी हो गया, हथौड़ा मार मार के मैं चपटा कर दिया तो बायोन फोर्स ज्यादा लगेगी। इसके ऊपर भी एक वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन वहीं पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या तो आप ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया यानी कि वॉल्यूम बढ़ा दो, या तो जो फ्लूइड नीचे है उसकी डेंसिटी बढ़ा दो।
जैसे अगर मैं पानी के बजाय किसी भी चीज को शहद में डालूं तो बायोन्ड फोर्स ज्यादा लगेगी, बिकॉज शहद की डेंसिटी ज्यादा है। तो एक वीडियो हम दिखाएंगे कि कैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाने से बायोन्ड फोर्स को बढ़ा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को तैरा सकते हैं, और कैसे डेंसिटी को बढ़ाने से भी बायोन्ड फोर्स को बढ़ा सकते हैं और ऑब्जेक्ट को तैरा सकते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग है यार, भले ही थोड़ी सी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाए लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये सारी वीडियोस आप वहां जाके देख भी सकते हैं, इनका कंप्लीट वर्जन आपको वहां मिल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन वो दोनों वीडियोस मुझे पता है मैंने उनको शॉर्ट्स की फॉर्म में डाला था, और एक वीडियो तो यार ये देखो 41 मिलियन व्यूज हो गए थे इस पे। तो कितना प्यार देते हो यार तुम लोग। आपके हिसाब से क्ले पानी पे तैरती है या डूब जाती है? इस वीडियो में क्या है, हमारे पास एक कंटेनर हमने ले रखा है, आप देख सकते हो उसमें पानी है। पहले हम क्ले को नॉर्मल तरीके से डाल देंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन फिर मैं बच्चों को बोलूंगा बोट बना के दो, वो ढंग से बोट नहीं बनाएगा, फिर मैं ही एक बोट को बनाऊंगा, मतलब उसी क्ले को, सेम अमाउंट ऑफ क्ले को हम चपटा कर देंगे, फिर पानी पे तैराएंगे, देखना तो वो तैर जाएगी। हमने ये क्ले ले लिया और क्ले का हमने क्या बना दिया, बोला ये काफी भारी है क्ले तो है, अगर इसको पानी में छोड़ देंगे तो पानी में देखो डूब गई, डूब जाएगी। बोलो, बहुत ही बढ़िया बोर्ड बनाई है बच्चों इसने, ताली मारो। ये बोर्ड भी है और हमारी वो गुजिया भी है। बच्चे ये कह रहे हैं कि ये तैरेगा, हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं, डूब ही जाएगा सर, ये बोर्ड लग रही है वैसे। अब देखो मैं मुझे फाइनली बोर्ड बनाने कुछ बनाएंगे ना तो उसको तैरा के रहेंगे। बड़ी लूज सी। तो फाइनली हमारी जो बोट है वो सबसे क्ले पानी पे तैर गई। एक सेकंड, तो ये बेसिकली सरफेस एरिया का खेल था, हमने उस क्ले के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया और बायोन्ड फोर्स जो है वो बढ़ गई। अब ऐसे ही एक वीडियो मैंने डाली थी, अब यार आप वो देख लेना, ऐसे बहुत टाइम मुझे लग रहा है वेस्ट हो जाएगा, इसी में कहीं मिल जाएगी आपको वो कंप्लीट वीडियो जिसमें अंडे वाली वीडियो, वो आप देख लेना पूरी। मैं आपको समझा देता हूँ उस वीडियो में क्या है। उस वीडियो में एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने एक अंडे को डुबा दिया, और अंडे को जब डुबाया तो अंडा पानी में डूब गया। ऑब्वियसली बात है, अंडा पानी में डूब गया, लेकिन नेट नहीं चल रहा है अभी, अंडा पानी में डूब गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उस अंडे में अंडे कह रहा हूं, उस पानी में बहुत सारा नमक डाल दिया। बहुत सारा नमक डालने के बाद पानी की डेंसिटी बढ़ गई, फिर उसमें अंडा डाला तो तैर गया। तो कहने का मतलब बच्चों अल्टीमेटली ये है कि बायोन्ड फोर्स को बढ़ाने के वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास जो है वो है कि आप वॉल्यूम बढ़ा दो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो भी जो बायोन्ड फोर्स है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि हमने क्ले में बढ़ाया। दूसरा, आप फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दो। वो कैसे बढ़ाओगे, आप उस फ्लूइड में और ज्यादा नमक ऐड कर दो, है ना। जैसे कि पानी में नमक ऐड करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, या शहद ले लो। ऐसे ही एक सी है, डेड सी, नाम सुना होगा, जिसमें इतना ज्यादा नमक है कि अगर आप अपनी बॉडी को फ्रीली वहां पे छोड़ दो तो आपकी जो बॉडी है वो तैरने लग जाती है, ऐसा लगता है आप लाश बन गए। तो उसको डेड सी इसलिए नाम दिया गया है। और यहाँ पे ये वाली बात लिखी भी गई है कि डेड सी में चीजें, यानी सॉल्ट वाले वाटर में चीजें जल्दी आसानी से तैरती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्रेश वाटर। डन है। और इसके बाद डेंसिटी का टॉपिक आता है। आई होप आपने डेंसिटी के बारे में सुना हुआ है। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हमने 7th 8th में पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ा था। वैसे डेंसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में आपके पास कितना मास है, इसको डेंसिटी कह देते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से भी शो कर सकते हैं और कैपिटल डी से भी, और मास अपॉन वॉल्यूम तो है ही। अब अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, ये हम लोग 7th 8th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं। हम सबको पता है डेंसिटी होता है कितना मास आपके पास है डिवाइडेड बाय आपकी वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मास की SI यूनिट केजी और वॉल्यूम की पर मीटर क्यूब। तो क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब डेंसिटी के हिसाब से कोई भी चीज पानी पे तैरती है या डूबती है, इसको हमें समझना है। जैसे ये तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ बायोन्ड फोर्स। बायोन्ड फोर्स ज्यादा होगी वेट से तो वो तैरेगी, कम होगी तो डूब जाएगी। लेकिन डेंसिटी का भी खेल होता है। जैसे कि आपको सबको पता है,
आइस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो पानी पे हमेशा तैरेगी। ऑयल एक बूंद हो या 500 गैलन ऑयल हो, ऑयल हमेशा पानी पे तैरेगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो हमेशा पानी पे तैरता ही है। इसका सरफेस एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा से कोई लेना देना नहीं है। और अगर डेंसिटी आपकी पानी से कम है तो आप पानी में तैरोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो आप डूबोगे। वो अलग बात है कि हम आपका सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा के आपको तैरा दे। जैसे आयरन है, आयरन की डेंसिटी पानी से काफी ज्यादा होती है तो आयरन पानी में डूब जाता है। लेकिन अगर मैं उसका जैसे क्ले की डेंसिटी पानी से काफी ज्यादा थी तो नॉर्मल केसेस में क्ले पानी में डूब जाती है, लेकिन मैं एक्सेप्शनली उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो मैं बायोन फोर्स बढ़ा के उसे तैरा सकता हूं। लेकिन जिसकी डेंसिटी पानी से कम है आप उसे डुबा नहीं सकते। और अगर डेंसिटी पानी के बराबर ही है तो जहां छोड़ दोगे वहां रहेगा, ऑल्दो ऐसा होता अक्सर नहीं है। तो डेंसिटी के हिसाब से भी चीजें तैर सकती हैं और तैरने को वो तैर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोन फोर्स भी। ठीक है जी। इसके बाद आता है डेंसिटी के साथ, जैसे हमने पढ़ा ऐसे ही आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम आरडी कह देते हैं, जैसे डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी सब्सटेंस की डेंसिटी है अपॉन में वाटर, अगर मैं किसी की भी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल देता हूं तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर को रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी आ गया केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी डेंसिटी आ गया केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गए, इसलिए इसको हम एक यूनिट लेस क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हम ज्यादातर चीजों को पानी में ही तैराते हैं या डुबाते हैं, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। अब एक क्वेश्चन है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आ रही है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग शायद आप समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा और इस केस में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, जो कि यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है ना। और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ जाती है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम होगा और वाटर ज्यादा हो जाएगा और उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर जाएगा। डन है? ओके, कूल है, पक्का? ये खेल है जी रिलेटिव डेंसिटी का। बढ़े आगे, चलो जी ठीक है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है, उसके बाद हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा और फिर हम एक लेक्चर में लाके मैंने बता दिया था क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो एक बहुत महान साइंटिस्ट जिनका नाम आर्किमिडीज था, एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसफर थे और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, शॉर्ट में समझाता हूँ। राजा इनके जो राजा थे उनका मुकुट एक बार चोरी हो गया था, तो ये उस मुकुट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और एक्सीडेंटली इन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? सुनने वाली बात है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे बायोन फोर्स बढ़ानी है तो या तो मैं सरफेस एरिया को बढ़ा दूं या मैं फ्लूइड की डेंसिटी को बढ़ा दूं, बट क्या इसके अलावा भी बायोन फोर्स बढ़ाने का कोई तरीका है? जैसे कि मान लो मुझे पानी पे तैरना है, तो वैसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा क्योंकि मेरा वजन ज्यादा और बायोन फोर्स कम है। इंसान अक्सर पानी में डूबते हैं, ठीक है, अगर वो कुछ ना करें तो। अब अगर मुझे पानी में तैरना है तो मैं अपना सरफेस एरिया बढ़ा लूं। अब मैं अपना सरफेस एरिया कैसे बढ़ाऊं? या तो मैं पानी की डेंसिटी चेंज करूं, अब मैं वो कैसे करूं? स्विमिंग पूल में नमक डाल दूं? कैसे बातें कर रहा हूं? तो क्या कोई और तरीका है कि मुझे पानी पे अगर तैर सरफेस एरिया में बढ़ा नहीं सकता अपना? कैसे बढ़ाऊंगा? मैक्स टू मैक्स ऐसे कर लूंगा बस, या फिर पानी की डेंसिटी बढ़ा दूं? अब वो दोनों ही तरीके पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आर्किमिडीज जी ने एक बहुत यूनिक बात बोली। इन्होंने कहा कि वेट ऑफ वाटर या कह लो फ्लूइड, अगर आप पानी की बात कर रहे हो तो पानी वरना कोई भी फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू बायोन फोर्स होगा। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो, चाहे वो आधा जाए, चाहे वो पूरा जाए, चाहे वो डूब जाए, चाहे वो तैर जाए, वो बात नहीं हो रही है। अभी तैरने और डूबने की बात ही नहीं हो रही है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो या किसी फ्लूइड में डालते हो तो वो पानी को यानी कि फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। मान लो आपने एक कंटेनर लिया पानी का जो टॉप तक भरा हुआ है, अब उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया तो फ्लूइड बाहर आएगा ना, है ना, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। कितना फ्लूइड बाहर आता है उसका जो वेट है,
कितना फ्लूइड बाहर आता है उसका जो वेट है वो बायोन फोर्स के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफ अ बॉडी इज फुली और पार्शली, अगर एक बॉडी को पूरा या आधा पानी में डाल दें तो जितना भी फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा, वो बाहर निकालेगा, उसका जो वेट है वो हमेशा बायोन फोर्स के बराबर होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू बायोन फोर्स। वो हमेशा बायोन फोर्स के बराबर होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू बायोन फोर्स। यानी वेट ऑफ वाटर, जितना ज्यादा आप वाटर को, जितना ज्यादा आप फ्लूइड को डिस्प्लेस करोगे, बायोन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और यही स्विमिंग का प्रिंसिपल है, यही शिप्स बनाने का प्रिंसिपल है। स्विमिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? हाथ पांव जल्दी जल्दी हिलाओ, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा तो बायोन फोर्स बढ़ेगी और आप तैर पाओगे। शिप्स को ऐसा क्यों बनाया जाता है नीचे से? ताकि जब वो पानी में उतरे, ज्यादा से ज्यादा पानी अपनी जगह से क्या करे? डिस्प्लेस। जब पानी पे चले, ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करे? डिस्प्लेस, और बायोन फोर्स बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली जितनी ज्यादा आप फ्लूइड को डिस्प्लेस करोगे, बायोन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और उसी के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबमरीन्स को जब तैरना होता है, ऊपर आना होता है, तो उनके पास एक टैंक होता है जिसको बायोन टैंक बोलते हैं। वो वहां से पानी को डिस्प्लेस करना शुरू कर देते हैं। पानी डिस्प्लेस होगा तो आप पानी के ऊपर आओगे। जब उनको डूबना होता है नीचे, सबमरीन तो अंदर भी जा सकती है ना, वो पानी उसके अंदर भर लेती है, भारी हो जाती है और अंदर आ जाती है ना, पढ़ लेना। इसके बाद एयर बैलून्स, हवा गर्म करते हैं, हवा गर्म होगी तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी एयर बैलून्स, हॉट एयर बैलून्स हवा गर्म करेंगे, हवा डिस्प्लेस होगी, बायोन फोर्स लगेगी। स्विमिंग, यार इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो स्विमिंग है, जहां लिखा ही नहीं हमने। शिप्स, ये मैंने आपको दे दिया, तो आप इसकी अंग्रेजी वगैरह पढ़ लेना। लेकिन इन सबको इस तरीके से इनकी शेप दी जाती है कि ये बायोन फोर्स की ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करे और बायोन फोर्स बढ़ जाए। ठीक है, अब इस चैप्टर के वन शॉट में हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस किए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन के फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारे के सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, फ्रॉम ऑल। डन है, ठीक है। तो आई होप ये वन शॉट आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताइएगा कि ये वन शॉट आपको कैसा लगा। हम लोगों की जो एफर्ट्स हैं वो आपके काम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप बताइएगा। ऑब्वियस से बात है, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स का एक लेक्चर लाऊंगा, मुझे पता है, बट कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। पीपीटी वगैरह आपको नीचे मिल जाएगी, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज लोहड़ी है और शायद आपको ये लोहड़ी वाले दिन ही मिल जाएगा। तो सभी को, सभी की फैमिली को मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, साइंस एंड फन की पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू।